बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 3 इस चैप्टर का विच इज ट्रांसफर ऑफ हीट को एक पढ़ने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। ट्रांसफर ऑफ हीट आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में भी अच्छे तरीके से ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि हीट एक ऐसी एनर्जी है, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, ठीक है, जो हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है, ये कोल्ड की तरफ जाती है, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी, इसको एनर्जी कहा जाता है। ये हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है और क्या करती है कि कोल्ड बॉडी को भी के टेम्परेचर को भी राइज करने की कोशिश करती है अनटिल इट गेन्स द इक्वल टेम्परेचर विच इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं जब तक टेम्परेचर आपका बराबर नहीं हो जाता। यानी आप अंदाजा लगाएं, फर्ज करें अगर आपके दो हाथ हैं, एक हाथ आपने फ्रीजर में रख लें थोड़ी देर के लिए, और एक हाथ जो है वो आप थोड़ा सा गर्म कर लें किसी भी स्टोव के ऊपर रखकर, ज्यादा गर्म ना करना, थोड़ा सा, ठीक है, ये ना हो कि रोस्ट हो जाए भाई। आप फिर दोनों हाथ को कंबाइन करें, सो व्हाट आर यू गोना फील? आप क्या फील करने लगे? आप फील करेंगे कि आपका जो ठंडा हाथ है वो थोड़ी देर में गर्म होना शुरू हो रहा है, यानी हीट उधर से इधर जा रही है, और जो आपका गर्म हाथ है वो ठंडा होना शुरू हो रहा है क्योंकि वहां से हीट लूज हो रही है आपकी, ठीक है। हीट लूज होती है एक जगह से और दूसरी जगह पे हीट ऐड होने की कोशिश करती है अनटिल दे बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर, जब तक दोनों के पास टेम्परेचर जो है वो सेम ना हो जाए, एक जैसे ना हो जाए। यानी फर्ज करो अगर आपका एक हाथ 40 डिग्री पे था और एक हाथ का टेम्परेचर आपका जो है नियरली 10 था, तो थोड़ी देर बाद हो सकता है दोनों का टेम्परेचर 28-29 हो गया। जैसे ही ये थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, आपकी जो है वो हीट रुक जाती है ट्रेवल होना। हीट तभी ट्रेवल होती है जब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होता है। एक बात याद रखें, दूसरी बात, जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, कितना डिफरेंस ज्यादा होगा, यानी फर्ज करें एक जगह पे टेम्परेचर डिफरेंस है 50 डिग्री सेल्सियस और एक जगह पे टेम्परेचर डिफरेंस है 40 डिग्री सेल्सियस, यहां हीट जल्दी हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगी और यहां हीट के जाने का प्रोसेस स्लो होगा। तो यानी जितना जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, हीट का फ्लो गर्म से ठंडे की तरफ ज्यादा होगा, और जितना डिफरेंस आपका कम होगा उतना ही फ्लो ये कम हो जाएगा। यानी आपने ठंडे हाथ और गर्म हाथ को जब जोड़ा तो शुरू में तो तेजी से वो गर्म हाथ ठंडा होना शुरू हो गया और ठंडा गर्म होना शुरू हो गया, क्योंकि एक जगह से हीट लूज हो रही थी और दूसरी जगह पे हीट गेन हो रही थी। लेकिन आफ्टर सम टाइम यू विल सी अभी भी आपका एक हाथ ठंडा है, इतना ज्यादा थोड़ी सी गर्मी की गुंजाइश उसमें है, और दूसरा अभी भी थोड़ा बहुत गर्म है, लेकिन अब ये प्रोसेस आपका स्लो हो चुका है बिकॉज change in temperature is very weak, and when they attain the same temperature, no more heat is traveling from one body to the other body. It will travel if you got the temperature difference in that particular circumstances, आपका अगर होगा तो बच्चों दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट बच्चों तीन तरीकों से होता है, आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा। नंबर 1 कंडक्शन, ठीक है, और नंबर 2 आपका जो है वो था कन्वेक्शन, नंबर 3 था आपका रेडिएशन। ये 3 मेथड्स हैं जिनके जरिए हीट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती है। हम इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में। आई होप आप मेरे साथ ही होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 3 जो हमारे मेन प्रोसेस थे ट्रांसफर ऑफ हीट में, उनमें सबसे एक जो फॉरमोस्ट है दैट इज थर्मल कंडक्शन, या कंडक्शन भी कहा जा सकता है। नंबर 1 पे इसको हमने दिया। व्हाट इज दिस कंडक्शन, क्या प्रोसेस है? देखिए, आपने अक्सर औकात देखा होगा कि आप घर में जी खाना पका रहे हैं, ये आपका फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन, याद रखना इसको, कुछ लोग फ्राई पैन कहते हैं, दिस इज नॉट फ्राई पैन, दैट इज फ्राइंग पैन। और उसमें आपने बहुत सारी चीजें डाली हैं, ये लो जी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, और खाना जो है नीचे से हीट उसके अंदर इन होती जा रही है, ये हीट जा रही है और खाना पक रहा है,
ठीक है, यहाँ से आपने होल्ड किया हुआ है, ये पकड़ के खाना पक रहा है आपका आराम से, और आप जो है वो खाना पका रहे हैं। भाई ये हीट आपकी कैसे उसके अंदर चलेगी? अगर फर्ज करें आप एक चिकन पका रहे हैं या गोश्त पका रहे हैं, या इवन अगर आप वेजिटेबल्स जो है वो फ्राई कर रहे हैं, सो कैसे हीट आपकी नीचे से ऊपर ट्रेवल कर सकती है? हीट का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ये जो फ्राइंग पैन है उसके उसका जो मेन जो निचला पार्ट है उसके साथ जुड़ा हुआ है। हीट जैसे ही जाती है फ्राइंग पैन के अंदर, तो फ्राइंग पैन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है। वो हीट वहां से ट्रांसफर होकर सीधा इसके कुकिंग ऑयल में या वाटर में या इवन जो चीज आप पका रहे हैं उनमें ये ट्रांसफर हो जाएगी। यानी हीट ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, ऐसा कैसे होता है? स्टूडेंट्स फर्ज करें ये मैंने एक सॉलिड लिया, ये कोई भी सॉलिड है, इस सॉलिड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये आप जब एक जगह से हीट अप्लाई करते हैं, ये ले जी मैंने हीट अप्लाई की, तो हीट क्या करती है? इनके अंदर वाइब्रेशन लेकर आती है, वाइब्रेशन इनमें प्रोड्यूस हो जाती है और इनके अंदर थर्मल एनर्जी इंक्रीज करना शुरू कर देती है। तो वो वाइब्रेशन क्या करती है? वो अगले को उकसाती है और उसमें अपनी हीट ट्रांसफर करती है। सो आपने गर्म यहां से किया था, थोड़ी देर बाद हीट यहां ट्रेवल हुई, थोड़ी देर बाद हीट यहां ट्रेवल हुई, इसी तरह यहां से यहां से यहां हीट ट्रेवल हुई, फिर यहां। आपकी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के जरिए हीट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर जाती है। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है। Why? Because heat is traveling from one part to the other part through molecules and atoms. Atoms और molecules के जरिए हीट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर गई। तो स्टूडेंट्स इसी प्रोसेस को कंडक्शन कहा जाता है। कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और तीसरी चीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, उसके जरिए हीट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती है और इस प्रोसेस को कंडक्शन कहा जाता है। आई होप आप लोगों को कंडक्शन के बारे में थोड़ा सा समझ आ गया होगा। कभी आप लोगों ने देखा कि यही एटम्स, मॉलिक्यूल्स सारे सॉलिड्स में मौजूद होते हैं। जैसे अगर फर्ज करें एक हम ले लेते हैं स्टोन, ले लेते हैं स्टोन। स्टोन इज नॉट अ कंडक्टर। कंडक्टर वो बॉडीज होती है जिसमें हीट आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर जाती है, और इंसुलेटर वो होती है जिनमें से नहीं करती, नॉन कंडक्टर्स वो होते हैं। ठीक है, अब स्टोन में क्या हुआ आपके पास? उसमें भी बहुत सारे आपके पास एटम्स भी थे, मॉलिक्यूल्स भी थे, और आपने जब एक जगह पे टेम्परेचर दिया, थोड़ी देर बाद टेम्परेचर एक जगह से, हीट एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच गई, बट इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। इसने बहुत ज्यादा टाइम लिया यहां से यहां पहुंचने में। बट ऑन द अदर हैंड अगर ये आपके पास कॉपर होता या आयरन होता, आयरन चले कर ले, लोहा, तो आप देख रहे हैं कि लोहे में जैसे ही आप हीट एक जगह पे डालते हैं और थोड़ी देर बाद हीट पहुंच जाती है, ये देखिए यहां आपने हीट दी और बड़ी क्विकली हीट एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच गई और आपका हाथ गर्म होना शुरू हो गया। Why this happens in iron more than stone? स्टोन के मुकाबले में आयरन में ये काम तेजी से क्यों हुआ? स्टूडेंट्स, आयरन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी हमारे जितने कंडक्टर्स हैं उनमें छोटे छोटे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सबसे अच्छे हीट कैरियर्स होते हैं। वो इनके ऊपर घूम रहे होते हैं, ये नहीं जी इसके ऊपर घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दे आर एंजॉइंग। एक्चुअली होता ये है कि वो उसके, अगर आप इसको मजीद अच्छे तरीके से पढ़ें, ये जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ दोज एटम्स। ये उन्हीं एटम का हिस्सा होते हैं, ये उनके वैलेंस शेल में होते हैं, लेकिन इनकी जो न्यूक्लियस के साथ बहुत अच्छी अट्रैक्शन नहीं होती, तो ये क्या होते हैं, ये उस मॉलिक्यूल से बाहर आ जाते हैं, एटम से बाहर आ जाते हैं और ये वॉन्डर कर रहे होते हैं, हर जगह पे आजादाना घूम रहे होते हैं। सो जैसे ही हीट इन जाती है, हीट अब ट्रांसफर होती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स में भी, और फ्री इलेक्ट्रॉन भी वहां मौजूद है और ये बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन भी हीट को कैच करते हैं और वो क्विकली आगे पहुंचा देते हैं, बिकॉज दे आर रनिंग ओवर दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये दीज एटम्स, वो इन एटम्स के ऊपर जो है वो घूम रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी हीट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर जाते हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही मुमकिन होता है। आप खुद अंदाजा करें, फ्राइंग पैन में जहां से आप इसको होल्ड कर रहे हैं वो हमेशा प्लास्टिक का बना हुआ होता है।
आप आराम से होल्ड करके उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर में हीट इतनी जल्दी ट्रैवल नहीं करती, क्योंकि इंसुलेटर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के जरिए ट्रैवल करती है, तो इट इज अ स्लो प्रोसेस। लेकिन अगर ये प्लास्टिक आप उतार दें, नीचे आपका लोहा बाहर आ जाए या कॉपर बाहर आ जाए, वट जिससे वो बना हुआ वो बाहर आ जाए, सो यू वॉन्ट बी एबल टू होल्ड इट। आप इतने आराम से इसको होल्ड नहीं कर सकेंगे। वाई? क्योंकि वहां आ जाता है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स फौरन हीट को ट्रेवल एक जगह से दूसरी जगह पर करवा लेते हैं, तो नतीजा ये होता है कि आप इतने आराम से किसी भी चीज को होल्ड नहीं कर सकते। इसीलिए आपने अक्सर औकात देखा होगा जो बड़े बड़े चमचे होते हैं उनमें भी इंसुलेशन बॉडीज अटैच हुई भी होती हैं। ये फ्राइंग पैन हो गया, इसी तरह आपके बर्तन हो गए, उनको होल्ड करने के लिए आपने इंसुलेशन लगाई हुई होती है, ना कि वो कंडक्शन वाली मटेरियल होता है। रीजन? क्योंकि कंडक्शन का प्रोसेस नॉन मेटल्स में स्लो होता है और मेटल्स में बहुत क्विक होता है। मेटल्स में बहुत क्विक होता है, ये बहुत क्विक, जबकि नॉन मेटल्स में यही प्रोसेस डाउन होता है, इतना अच्छा नहीं होता। ये बात याद रखिएगा। मेटल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें आपके पास कॉपर आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, लोहा आ गया, ये तमाम, सिल्वर हो गया, ये तमाम है। जबकि नॉन मेटल्स में आप ले लें, जैसे स्टोन आ गया, जैसे कपड़ा आ गया, जैसे आपने अक्सर का देखा होगा ऐसी जगहों पर होल्ड करने के लिए जिसके ये उतर जाए तो आप कपड़े से होल्ड करते हैं, बिकॉज आपका कपड़ा भी, यानी जो क्लोथ है, पार्ट ऑफ क्लोथ, वो भी बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, यानी वो इतनी आराम से कंडक्शन नहीं करता। रीजन? क्योंकि उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सो स्टूडेंट्स, थर्मल कंडक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? ठीक है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू एटम्स, मॉलिक्यूल्स and free electron of solids from one place to another place, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो है उसको कहा जाता है, और किसके जरिए? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन के जरिए। सो दिस प्रोसेस इज वेरी फास्ट इन मेटल्स। अगर कोई पूछ ले व्हाई metals are very good conductor of heat, आप कहेंगे in metals there are free electrons and free electrons are running over the molecules and atoms, so when heat is applied to them, free electron quickly transfer that part of heat from one place to the other place. Therefore the transfer of heat is very quick in conductors or metals as compared to insulators or non metals. I hope आप लोगों को समझ आ गई हो। स्टूडेंट्स, अच्छे कंडक्टर को फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा कंडक्टर सुटेबल है या ज्यादा बेहतर है और कौन सा नहीं है, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, लेकिन वो कोई प्रोमिनेंट पिक्चर उसकी नहीं थी, या तो मेरी बुक में कोई प्रोमिनेंट पिक्चर नहीं आ रही। तो चलें हम देखते हैं। हम 3 डिफरेंट रॉड्स लेते हैं। लेट्स से ये हमने एक रॉड ले लिया, एल्यूमिनियम का। एक हम रॉड ले लेते हैं कॉपर का। ठीक है, ये कॉपर का आ गया। अच्छा, एक आ गया आयरन का, ये आयरन का रॉड ले लिया। ठीक है, इनके साथ हमने कोई वैसलीन या कोई भी वैक्स लगा दी, कुछ भी इनके साथ भी ऐसा कर लिया। ये इसका, यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। अच्छा, इसी तरह आयरन के साथ भी हमने ऐसा ही कर लिया, हमने वैक्स लगा ली। मैं आपको बताऊं कि आपकी बुक में प्रोमिनेंट पिक्चर नहीं थी, तो ये मैंने खुद एक जनरेट किया है कि किस तरह आप करते हैं। आप इसके एंड में कुछ पिन एक जोड़ दें वैक्स के साथ, यहां भी पिन एक जोड़ दें, यहां भी पिन एक जोड़ दें। आपने तीनों को यूं रखना है और नीचे आपने एक कोई भी बंसन फ्लेम लगा देना है, बिल्कुल ये ऐसे देखें, ऐसे एक बंसन फ्लेम आप लगा लें। ये आपकी हीट जो है वो उनके ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि इसके ऊपर ये रखेंगे, दे आर एट द सेम रो, तीनों एक ही रो में होने चाहिए ताकि तीनों को इक्वली हीट जो है वो सप्लाई की जा सके। आप जैसे ही इसको नीचे रखेंगे, ये जो वैसलीन है या ये जो वैक्स है, मोम, ये पिघलना शुरू हो जाएगी। पिघलते 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 आप देखेंगे
कि इन तीनों में से किसी एक की पिन जल्दी गिर जाएगी क्योंकि वहां से वैक्स उतर जाएगी, लेकिन दूसरे की उसके बाद होगी, तीसरे की उसके बाद होगी। जिसकी पिन जल्दी गिर जाए इसका मतलब है वहां हीट आपकी जल्दी ट्रेवल कर गई है। जिसकी पिन उसके बाद उतरे तो इसका मतलब है उसकी पिन थोड़ी सी लेट उतरी है, और जिसकी सबसे लास्ट में हो तो उसकी सबसे लास्ट में होगी। तो आप ये देखकर आप लोगों को एक हैरत होगी कि जो हमारा ये था कॉपर था उसकी वैक्स जल्दी पिघल गई और उसकी पिन जल्दी गिर गई, लेकिन उसके बाद एल्यूमिनियम का नंबर आया, फिर आयरन का नंबर आया। ये तमाम चीजें हमें बताती हैं कि कॉपर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हीट को ले जाने के लिए एक बड़ी जल्दी एक मावन किरदार अदा करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो मेन चीज दोबारा रिपीट करूं, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू atoms, molecules and free electron from one part to the other part is known as conduction. Metals are very good conductor of heat because they have got free electrons, and free electrons transfer heat quickly, quicker than atoms and molecules. And transfer of heat is slow where there are no free electrons. Means non-metals are not very good conductor of heat because they don't have free electrons in their structure. I hope आप लोगों को समझ आ गई होगी। Dear students, second जो ट्रांसफर ऑफ हीट का मॉड है दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन में स्टूडेंट्स एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करते हैं। फर्ज करें अगर आपके पास ये एक कोई भी ग्लास जार रख ले और वो पानी से भरा हुआ हो और आप हीट नीचे से ऊपर फ्लो करवा दें, यानी हीट का आप रास्ता नीचे से ऊपर दे दें, तो आप देखेंगे कि एक्चुअली थोड़ी देर बाद पानी जो है वो बॉयल होना शुरू होगा और उसके मॉलिक्यूल्स ऊपर जंप लगा रहे होंगे, जंपिंग कर रहे होंगे। होता क्या है कि जब हीट इसके अंदर जाती है तो इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट रिसीव करने के बाद ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी हॉट मॉलिक्यूल्स। जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी जगह ले लेते हैं, और वो जब कोल्ड मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर कंपैरेटिवली जो कोल्डर होते हैं वो जाके फिर उसकी जगह ले लेते हैं, और इस प्रोसेस से पूरे का पूरा जो आपका वो ऑब्जेक्ट होता है वो गर्म हो जाता है। तो ये एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, यानी मॉलिक्यूल गर्म मॉलिक्यूल मूव करके ठंडे मॉलिक्यूल को उसकी जगह देते हैं, और जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं फिर वो गर्म होकर ऊपर उठते हैं, फिर कंपैरेटिवली ठंडे मॉलिक्यूल्स को जगह देते हैं, और इस तरह वो पूरा ऑब्जेक्ट आपका गर्म हो जाता है। सो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जितने भी बल्क में मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठते हैं, और जो बाकी हैं वो उनकी जगह ले लेते हैं। इस तरह हीट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती है। आमतौर पे जितने भी फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं? जिनमें एक आपके लिक्विड्स हो गए और इसी तरह गैसेज हो गई, ये सब फ्लूइड्स होते हैं। एनीथिंग दैट फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। वो हर वो चीज जो बहती है, फ्लो करती है, वो फ्लूइड कहलाती है। उसमें लिक्विड भी फ्लो कर रहा है, गैसेज भी फ्लो कर रही है। गैसेज में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। होता क्या है, कभी आप लोगों ने अगर आप मुशाहिदा किया हो कि हीटर है आपके सामने मौजूद है, आप सर्दियों में हाथ सेक रहे हैं और एक बंदा उस हीटर के ऊपर खड़ा हो जाए, तो उसको फील होगा कि ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल ज्यादा चल रहे होते हैं और ऊपर हीट ज्यादा जा रही होती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि हीट ऊपर की तरफ जाती है, ठंडे मॉलिक्यूल उसकी जगह लेते हैं, और यूं आहिस्ता आहिस्ता पूरा कमरा जो है वो उस कन्वेक्शन की वजह से गर्म हो जाता है। तो ये ऐसा ही होता है। बिल्कुल आप चूल्हे के सामने बैठ जाएं, एग्जाम्पल ये अगर आपका स्टोव है, ये स्टोव है, चले हम यही बंसन फ्लेम ही ले लेते हैं, ठीक है। ये बंसन फ्लेम ले लें आप, ये ठीक है, ये चल रहा है आपका। आप यहां खड़े हैं, ये ले जी, आप यहां हैं, ये आपने, मेरी डायग्राम बड़ी फारक सी डायग्राम है तो हंसिएगा नहीं ज्यादा। बच्चों को मैं कहता होता हूँ मेरी डायग्राम पे हंसने की जरूरत नहीं। ये आप हैं जी, थोड़ी सी दाढ़ी भी निकाल लेते हैं, ये आप इधर मौजूद हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, मेरे बच्चे यहाँ पीछे बैठे हैं एंड दे आर लाफिंग। तो ये आप यहाँ खड़े हैं, और इसी तरह यहाँ भी आप जो है ना, चले कोई एक बंदा यहाँ आ गया है, ये लो जी यहाँ,
चले जी, ये इस जगह पर है, मतलब अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी उसका 2 मीटर है, यानी एक बंदा यहां है, एक बंदा यहां है, दो डिफरेंट जगहों पे बंदे आपके मौजूद है। आप देखेंगे इसको हीट ज्यादा फील हो रही होगी, इसको इतनी हीट फील नहीं हो रही होगी। क्या रीजन है इसकी? क्योंकि ये हीट यहाँ के मॉलिक्यूल्स को गर्म करती है और ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उठते हैं तो ठंडे उसकी जगह ले लेते हैं। सो इसका मतलब हुआ ये प्रोसेस नीचे से ऊपर की तरफ होता है आमतौर पे। सो इसी प्रोसेस को कन्वेक्शन कहा जाता है। आपका हीटर हो गया, वो क्या करता है, वो गैसेस को गर्म करता है, गैसेस ऊपर उठती हैं और वो जगह उसकी ले ली जाती है। पानी भी ऐसा ही होता है। पानी में भी जब पानी को आप गर्म करते हैं तो नीचे वाला जो गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ उठता है और साथ से जो ठंडा पानी होता है वो उसकी जगह ले लेता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। ये एक प्रोसेस है कन्वेक्शन का, जिसके जरिए हीट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होती है। डियर स्टूडेंट्स, क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा, बल्कि आज आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि ऐसा क्या है कि जो हवा गर्म होगी वो ऊपर उठेगी और ठंडी उसकी जगह ले लेगी। इसी तरह जो आपका क्या कहते हैं पानी गर्म है वो ऊपर की तरफ उठेगा और ठंडी उसकी जगह पर ले लेगा। मेरे घर में गीजर लगा हुआ है, वो नीचे लगा हुआ है और उसमें भी यही है कि पानी जैसे ही आपका गर्म होता है वो ऊपर की तरफ उठता है और ठंडा उसकी जगह ले लेता है और थोड़ी देर बाद गीजर नीचे वाला है वो पूरे इलाके में जो है ना वो पानी दे रहा होता है। हालांकि ऊपर उठने के लिए उसको काफी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, ग्रेविटी के खिलाफ काम करना होता है, लेकिन वो इजीली जा रहा होता है आपका। क्यों? रीजन वो हीट है। वो हीट पानी को नीचे से गर्म करती है, गर्म पानी ऊपर उठता है, ठंडा उसकी जगह ले लेता है। लेकिन गर्म नीचे से ऊपर क्यों उठता है? बिफोर आई टेल यू एनीथिंग अबाउट इट, मैं आपको एक बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ लेके जाता हूँ। स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने देखा कि पानी है, वाटर, ये वाटर है, ये बात आपको 9th में पढ़ाई भी की थी, ये भी बताओ, ये पानी है। पानी में आपने अक्सर कहा देखा होगा कि जो लकड़ी है, वुड, पीस ऑफ वुड, वो हमेशा फ्लोट कर रहा होता है, वो कभी भी नहीं डूबता। लेकिन अगर छोटी सी पिन हो वो डूब जाती है। उसकी रीजन ये है कि वुड की जो ओवरऑल डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है। पानी की 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी बच्चों वो चीज डूब जाएगी। जैसे इंसान है, इंसान की डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो इंसान अगर छलांग मारे तो इंसान पानी में डूब जाता है। हर वो चीज, डेंसिटी क्या होती है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक वॉल्यूम के हिसाब से कितना मैस है, एक वॉल्यूम के हिसाब से कितना मैस है। पानी 1 मीटर क्यूब का अगर वॉल्यूम हो तो उसका मैस जो है 1000 kg होता है, ठीक है, 1000 kg। अगर इसी तरह लोहा ले लिया जाए, आयरन, उसको भी 1 मीटर क्यूब लिया जाए वॉल्यूम, तो उसका मैस बहुत ज्यादा होता है। तो जब मैस आपका ज्यादा हो जाए एक वॉल्यूम के हिसाब से, किसी भी वॉल्यूम के हिसाब से, किसी खास वॉल्यूम के हिसाब से, वो चीज डूब जाती है। लकड़ी नहीं डूबती। लेकिन अगर हम एक छोटी सी पिन ले लें तो उसी के साइज का पानी ले लें तो पानी का मैस कम होता है, लेकिन उस छोटी सी पिन का जो मैस है वो उस साइज का ज्यादा होता है। अगर उसी के साइज का पानी लिया जाए तो उसके मुकाबले में आदमी ले लिया जाए तो आदमी का जो एक्चुअली मैस होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है अगर पानी का कंपेयर किया जाए। मतलब फर्ज करो एक आदमी है, ये आदमी है, ये आदमी है, ये देखो ये आदमी, ठीक है, इसी के साइज का पानी ले लिया जाए, इसी के साइज का, तो पानी का अगर वजन किया जाए, ये मैस फाइंड किया जाए, तो वो आदमी के मैस से ज्यादा होता है, कम होता है। तो नतीजा, आदमी का मैस ज्यादा होता है, आदमी डूब जाता है। फिर जब डूब जाता है, मर जाता है, 10 दिनों बाद या 5 दिनों बाद उसकी जो डेड बॉडी है वो ऊपर आ जाती है। रीजन, उसके अंदर बहुत बैक्टीरिया का जो तामुल होना शुरू हो जाता है, मीथेन गैस रिलीज होती है, उसकी बॉडी फूल जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब उसका वॉल्यूम बढ़ जाए तो उसके मैस में चेंजेस नहीं आती, मैस तो वही रहता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है कि मैस इज नीदर डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। मैस ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना क्रिएट होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब जो मैस आपका एक छोटे वॉल्यूम का था, अब वही मैस एक बड़े वॉल्यूम का हो गया क्योंकि उसकी बॉडी फूल गई है। तो अगर अब पानी के हिसाब से उसका मैस किया जाए तो उतने साइज के पानी का मैस ज्यादा होगा, लेकिन आदमी का कम हो जाएगा क्योंकि आदमी का मैस तो चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए बॉडी, डेड बॉडी ऊपर आ जाती है। इसी रीजन पर यह भी डिपेंड करता है।
जब पानी को गर्म किया जाए तो पानी के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है या गैस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है जिन्होंने एक दूसरे को खींच के रखा होता है। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं ये लूज होना शुरू हो जाती हैं, तो उनके एटम्स के बीच में वक्फा बढ़ जाता है। पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वो एटम और मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज थे, लेकिन जैसे ही आपने उसके अंदर हीट डाली डाली डाली, हीट ने उनके मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट पैदा की और मूवमेंट से उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो फैलना शुरू हो गए। नतीजा वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ जाए तो डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन रखते हैं। अगर इक्वेशन में एक चीज नीचे हो एक चीज ऊपर हो, जो नीचे वाली चीज और ये ऊपर वाली चीज होती है ये एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन रखती है, यानी अगर ये बढ़ जाए ये कम हो जाएगी। तो वॉल्यूम बढ़ जाए तो डेंसिटी कम हो जाती है। इंसान के साथ भी ऐसे ही हुआ, जब वो मरा डेड बॉडी, उसका वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम होगी, तो डेंसिटी जब बहुत कम होगी तो पानी ने उसको ऊपर लेके आ गई, क्योंकि पानी के मुकाबले में उसकी डेंसिटी कम हो गई थी। सो अब क्या होगा कि जब आपने पानी को गर्म किया, इसमें ये पानी को गर्म कर रहे हैं, तो इसके पानी के जो मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी वो लूज होना शुरू होगी। नतीजा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होने से उनके मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट हो गए, डेंसिटी लूज होगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी लूज होगी। जब डेंसिटी लूज हो जाए तो बाकी पानी की डेंसिटी तो चेंज नहीं हुई, क्योंकि उनको तो हीट नहीं मिली थी, तो इनकी डेंसिटी उनके मुकाबले में कम होगी। तो जिसकी डेंसिटी कम हो वो ऊपर आ जाती है चीज। तो नतीजा क्या होता है कि नीचे जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर वाला पानी है वो भारी डेंसिटी वाला था वो नीचे चला जाएगा। फिर जब वो गर्म होगा उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वो ऊपर जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली जिसका भी डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे चला जाएगा। तो इस प्रोसेस से आपकी कन्वेक्शन का काम करता है। कन्वेक्शन इज एक्चुअली ऑल अबाउट द denser particles. The denser particle stays down and the lighter particle goes up. वो ऊपर particles go up, वो ऊपर चले जाते हैं हमारे पास। तो इस प्रोसेस से आपके पास कन्वेक्शन सारा काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक बर्नस बनाया और साथ ही बंसन जो हम फ्लेम बनाया, और साथ ही आपके पास एक मैंने वाटर रखा है। एक एक्टिविटी है जिसमें हम कन्वेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पानी आपने गर्म किया, एक छोटा सा कलर इसके अंदर डाल दिया, पोटाशियम परमैंगनेट डाल दें या कोई भी छोटा सा कलर डाल दें। कलर जैसे ही बॉटम पे जाएगा क्या होगा, आप जरा देखें, रेड कलर का डालिएगा ताकि आपको विजिबल भी हो। आप उसको गौर से उसको देखना शुरू करें। थोड़ी देर बाद आपको फील होगा ये कलर ऊपर की तरफ उठा, ठीक है, फिर यहां गया, फिर वापस आया, यानी ये राउंड राउंड घूमता रहा और थोड़ी देर बाद पूरे का पूरा पानी रेड हो गया। रीजन अगेन कन्वेक्शन। पानी जब नीचे गया, जब ये कलर नीचे गया उस वक्त ये लेस डेंसर था, हाई डेंसर था, सॉरी, लेकिन जैसे ही उसको हीट मिली ये लेस डेंसर हुआ। नतीजा ये कि ये लेस डेंसर होने की तो वजह से ऊपर उठा, तो ठंडे पानी ने उसकी जगह ले ली, और जब वो ऊपर गया वो भी ऊपर जाके ठंडा हो गया, क्योंकि वो भी बाकी वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो गया। वो दोबारा नीचे गया और ये प्रोसेस चलता रहा, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कलर ही कलर पूरे के पूरे उसमें नजर आएगा। तो ये तमाम चीजें आपको शो करती हैं कि ये इनको कन्वेक्शन कहा जाता है। कि कन्वेक्शन में जो हॉट जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का जो हॉट पार्ट होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ऊपर की तरफ जाते हैं, और जो ठंडे होते हैं वो उनकी जगह ले लेते हैं, ताकि हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जा सके। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, कन्वेक्शन एंड मैरीन लाइफ, ये क्या चीज है? मैरीन लाइफ जो आपके जितने भी एनिमल्स जो आपके रहते हैं समंदर के अंदर, इक्वेटिक एनिमल्स या जितने भी हैं, उनकी लाइफ को कैसे बैलेंस रखती है। देखिए, मेरी एक बात सुने, आमतौर पे अक्सर औकात बहुत सारे समंदरों में या बहुत सारे ओशंस में आपने देखा होगा कि जैसे एक एक एग्जांपल लेते हैं डेड सी। डेड सी, पता नहीं आप लोगों ने सुना है नहीं सुना? डेड सी, बहरे मुर्दार उसको कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां लोग डूबते ही नहीं है, लोग छलांग भी लगा लें डूबते नहीं है। वजह यह कि उनके पानी में बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, बहुत ज्यादा सॉल्ट। सॉल्ट की वजह से पानी बहुत ज्यादा डेंसर हो जाता है। नतीजा ये कि जब आदमी उसके अंदर छलांग लगाएगा उसकी डेंसिटी पानी की इतनी ज्यादा होती है कि उस आदमी से भी ज्यादा होती है, तो नतीजा आदमी उसके अंदर नहीं डूबता।
होता क्या है कि जितने भी ओशंस होते हैं आपके, जितने भी ओशंस, जब सूरज की किरणें उन पे पड़ती हैं तो क्या होता है, जहां जहां ये याद रखें सॉल्ट पैदा कैसे होता है। तो जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो पानी जो है एवापोरेट होकर बहुत सारी जगहों से उड़ जाता है। तो नतीजा क्या होता है, उस जगह पे सॉल्ट की मिकदार ज्यादा रह जाती है, क्योंकि पानी तो उड़ गया, सॉल्ट तो उसी जगह पर मौजूद था। तो नतीजा क्या हुआ कि एवापोरेशन की वजह से सॉल्टी वाटर ज्यादा हो गया। अगर किरणें पड़ती रहे तो आपने ये बात पढ़ी थी कि जैसे ही हीट आपकी किसी भी जगह पर जाए तो कन्वेक्शन की वजह से वो ऊपर की तरफ होती है। तो नतीजा क्या होता है, ये पानी जो आपका गर्म हो रहा है, हीट अप हो रहा है, ये पूरे सरफेस में हर जगह पे फैल जाता है, बहुत सारी जगहों पे। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप उन जगहों पे चले जाओ जो जैसे पोल्स में चले जाए, जहां बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ज्यादा, यानी सूरज की किरणें सीधा सीधा नहीं पड़ सकती, तो नतीजा क्या होता है कि आपका जो पानी है, वाटर है, वो डेंसर होना शुरू हो जाता है। और डेंसर पानी फिर कहां, नीचे की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देता है, नीचे की तरफ। पानी के इस तरह ऊपर आने को अपवेलिंग कहा जाता है और पानी के नीचे जाने को डाउनवेलिंग कहा जाता है। अब ये अपवेलिंग जो हो रही है स्टूडेंट्स, यानी पानी का नीचे से ऊपर की तरफ राइज करना, ये उन जगहों पे बहुत होता है जहां आपके पास हवा जो है वो सी के पैरेलल चल रही होती है। मतलब अगर आपके पास ये सी है, हवा पैरेलल चलेगी, वो ऊपर वाले पानी को दाएं बाएं कर देगी, तो उसकी जगह रिप्लेस करने के लिए नीचे से पानी जो है वो ऊपर आएगा। याद रखें, यानी आपकी एयर जो है वो कहां चलती है हमारे पास, अपवेलिंग में। वो अगर दाएं बाएं चल रही है तो ऊपर वाले पानी को वो इधर उधर कर देगी। तो नतीजा क्या होगा कि नीचे से जो वाटर है वो ऊपर की तरफ राइज होगा, जिसको अपवेलिंग कहा जाता है, अपवेलिंग। ठीक है, ये याद रखना। अब होता क्या है, नीचे वाला पानी रिच होता है, ऊपर वाला तो सारा सॉल्टी पानी है हमारे पास, क्योंकि वो उसमें बहुत सारा मिनरल शामिल है, बहुत सारी सॉल्ट शामिल है। तो नीचे वाला जो होता है वो बड़ा ही हेल्दी होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है, फॉस्फेट होता है, बहुत सारे फूड पार्टिकल्स होते हैं। अब एक पौधा है जिसको फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। ये क्या करता है ये पौधा, ये जो ये सूरज की रोशनी में, क्योंकि ये ऊपर की तरफ होता है, ये सूरज की रोशनी में और नीचे से जो इसको इतने वो पानी जिसमें रिच मिनरल्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फेट हो गया, ये खा जाता है, अपने अंदर ले लेता है और ये ग्रो करना शुरू कर देता है। अब फाइटोप्लैंक्टन को बहुत सारे जो आपके मैरीन लाइफ है वो इसको खाती है और जिंदा रहने की कोशिश करती है। जैसे बहुत सारी फिश हो गई, बहुत सारे ऐसे जो रह रहे हैं वो क्या करते हैं, इसको खा के जिंदा रहते हैं। इसने कितना, यानी आप देखें कि मैरीन लाइफ को कितना बैलेंस करके रखा हुआ है इस तमाम कन्वेक्शन सिस्टम में। सो आई होप आप लोगों को ये अपवेलिंग का और फाइटोप्लैंक्टन का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, ये जितनी भी मैरीन लाइफ होती है, इनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होती है डियर स्टूडेंट्स, अगर ये कन्वेक्शन प्रोसेस ना होता तो ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन भी इतनी आसान नहीं होती थी। होता यूं है कि हीट पड़ती है जब, तो आपका ऑक्सीजन जो है वो ऊपर वाले पानी में मिक्स हो जाता है। जब आपका कन्वेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, कन्वेक्शन में क्या होता है कि नीचे से पानी ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर ठंडा पानी उसकी जगह ले जाता है। तो आपका ऊपर जो ऑक्सीजन मिक्स हुई हुई थी वाटर के साथ, वो फिर क्या करती है, वो डीप वाटर में चली जाती है और डीप जितनी भी मैरीन लाइफ है वो उस ऑक्सीजन के जरिए जिंदा रह सकती है। सो ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन भी इट्स ऑल अबाउट कन्वेक्शन प्रोसेस, यानी कन्वेक्शन प्रोसेस से ही मुमकिन है। इसी तरह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, व्हाट इज दिस? जिस तरह ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट होती है किसके जरिए, कन्वेक्शन के जरिए, इस तरह हीट भी कन्वेक्शन के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होती है। कैसे? ऊपर आपकी कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि नीचे वाला पानी ऊपर की तरफ उठता है तो ऊपर वाला पानी उसकी जगह ले लेता है। यूं नीचे वाली हीट ऊपर जाती है, फिर ऊपर वाली वो उसकी जगह ले लेती है, और यूं ये सारा काम साइकिल में चलता रहता है। यानी आपका पूरा पानी का टेम्परेचर क्या रहता है, रेगुलेट रहता है, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन प्रोसेस के जरिए रहता है। जिस तरह हीट
तो मेंटेन होती है, ऑक्सीजन भी मेंटेन होती है, और बाकी चीजें तो मैंने आपको सारी बता दी। आई होप स्टूडेंट्स आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, कोस्टल एरियाज में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का क्या कॉन्सेप्ट है, ये मैं एक पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुका था, और ये कैसे मुमकिन है। कोस्टल एरिया में एक जगह पे आपकी सी होती है और एक जगह पे लैंड होता है हमारे पास। अब लैंड एक्चुअली क्या है, मतलब सी ब्रीज कैसे चलती है, लैंड ब्रीज कैसे चलती है। डे टाइम में, डे में अगर आप डे टाइम की बात करें, सूरज की किरणें यहां भी पड़ती हैं और यहां भी पड़ती हैं, सब जगहों में पड़ती हैं, इस वाटर में भी पड़ती हैं और इसमें लैंड में भी पड़ती है। लैंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लैंड में क्ले, सैंड ये यूज होती है। नियरली लैंड की जो स्पेसिफिक हीट है वो 800 अप्रोक्सीमेटली के जी सॉरी जाउल पर केजी पर केल्विन होती है, सॉरी पर केल्विन होती है इसकी स्पेसिफिक हीट। यानी इसका मतलब हुआ लैंड जल्दी गर्म भी होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। जबकि ये वाटर है, इसकी 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन होती है। अब जब मुसलसल आपकी दोनों साइड पे हीट पड़ती रहेगी, हीट पड़ती रहेगी, ये तो जल्दी गर्म हो जाएगा, और ये जब जल्दी गर्म होगा तो इसकी हवा लेस डेंसर हो जाएगी, वो ऊपर की तरफ उठेगी। तो यहां से सी की जो हवा है वो क्या करेगी, वो लैंड को कब्जा करने के लिए चली जाएगी, बिकॉज वो हाई डेंसिटी होगी उसकी, वो उसकी जगह ले लेगी। फिर वो जब गर्म होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी। फिर यहाँ आप पूरा दिन सी की जो सी ब्रीज है वो यहां से यहां तक चलती रहेगी। नहीं, सी ब्रीज आपका चलता रहेगा डे टाइम में, डे टाइम में ऐसा होता जाएगा। क्यों, यहाँ यहाँ ये जल्दी गर्म हो जाती है लैंड, तो इसकी हवा ऊपर उठती है और इसकी जगह उसकी ले लेती है। रात के टाइम यही काम उल्टा हो जाता है, जिसमें लैंड ब्रीज आ जाती है। रात के वक्त ये लैंड आपकी ठंडी होगी, जबकि ये अब पूरा दिन गर्मी की वजह से इसने कुछ हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। अब ये कंपैरेटिवली इससे ठंडा हो जाता है, ये गर्म हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये उसके मुकाबले में लेस डेंसर होता है, तो इसकी हवा ऊपर की तरफ उठती है। जबकि लैंड जो है उसकी हवा फिर उसकी जगह लेने के लिए यहां से यहां ट्रेवल करती है। तो नतीजा नाइट में ठीक है, आपकी ब्रीज यहां से चलती है, जिसको लैंड ब्रीज कहा जाता है। तो इसका यही फिनोमिना है, एंड दिस इज बिकॉज इट हैज लोअर specific heat as compared to this one. Lower specific heat means it gets warm and it gets cold easily as compared to this one. So in daytime it rises up due to less density, and this will take the place of this one. The breeze of this take the place of this one. But in night this is other way around. Like, since the 8 or 9 hours of heat that is in fact supplied by the day temperature to this sea warms this, इसको गर्म कर लेता है. So this rises up, and the breeze that is in land takes the place of this, because this is high density as compared to this one. So this is the phenomena of land breeze and sea breeze. I hope you have got it. डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी थर्मल एंड बर्ड्स फ्लाइट को देखा? आपने अक्सर औकात देखा होगा कि जितने भी बर्ड्स होते हैं, जैसे वुलचर्स हो गए, जैसे आपके ईगल हो गए, हॉक्स हो गए, वो आपके जी बगैर अपनी विंग्स को फ्लैप किए एंड दे गो अराउंड, वो हर जगह पे जा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? दिस इज बिकॉज ऑफ थर्मल्स। ये थर्मल्स की वजह से मुमकिन हुआ है। थर्मल्स क्या चीज है? एक्चुअली जब दिन को खूब गर्मी पड़ती है, यानी आपके सूरज चमकता है, तो वो लैंड में जब पड़ती है तो लैंड में कुछ जगहों पे तो वो अच्छा खासा गर्म कर देती है। जैसे अगर कंक्रीट वगैरह हो वो गर्म हो जाती है, क्योंकि वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन उसके बरक्स पानी और घास वगैरह हो, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, तो इसलिए पानी और घास इतनी जल्दी गर्म नहीं होते। अब जो चीजें गर्म होती हैं, जैसे रेत हो गई, जैसे आपका लैंड हो गई, जैसे कंक्रीट हो गई, वहां से जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, कन्वेक्शन करंट की वजह से। इसको कन्वेक्शन करंट्स भी कहा जाता है और इन्हीं को थर्मल्स कहा जाता है। अब जितने भी ये होते हैं, वुलचर्स हो गए, हॉक्स हो गए, ईगल्स हो गए,
ये बड़े एक्सपर्ट होते हैं। ये जब नीचे से आने वाली हवा ये अपने जो पर हैं उनको फैलाकर ये उनके ऊपर खड़े हो जाते हैं और ये उनके ऊपर राइड करते रहते हैं और बगैर किसी टायरिंग जॉब अप्लाई किए कि थकें और फ्लैप करें, आराम से उन्हीं के हवाओं के ऊपर वो है दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घूम रहे होते हैं। तो इन्हीं थर्मल्स पर ये राइड कर रहे होते हैं। सो आई होप आप समझ रहे होंगे, दिस इज ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट। ये भी कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ही पॉसिबल हुआ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। डियर स्टूडेंट्स, क्या कभी आप लोगों ने सुना ये हरिकेन्स जो आती हैं, साइक्लोन्स जो आते हैं, ये किस तरह आते हैं? जिनको बगोला आपने अक्सर का देखा होगा, गोल गोल बगोला घूम रहा होता है और आंधियां आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? स्टूडेंट्स, सी एरियाज में, जो समंदर के इलाके, जब दिन भर वहां आपकी हीट पड़ती है तो हीट पड़ने से तमाम जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो वार्म होते हैं। क्योंकि जैसे ही उनको हीट मिलती है पानी को तो उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स ऊपर की तरफ उठना शुरू करते हैं। वो छोटे पार्टिकल जब उठना शुरू कर देते हैं वो उस वक्त तो वार्म होते हैं, लेकिन वो जाते जाते जब एक क्लाउड की फॉर्म अख्तियार कर देते हैं तो वहां जाके वो कदरे ठंडे हो जाते हैं। अब एक जब क्लाउड की शक्ल बन जाती है आपकी पूरी की पूरी, तो क्लाउड क्या करता है, अपन उसकी एक लेटेंट हीट होती है, वो लेटेंट हीट स्प्रेड कर देता है हर जगह पर और हर जगह पे जो हीट है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हीट के बढ़ने से स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास कि जो इर्द गिर्द का टेम्परेचर है वो राइज होना शुरू हो जाता है और टेम्परेचर के राइज होने से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन हो जाता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया क्योंकि पार्टिकल्स लाइट थे, हीट थी, हीट के पार्टिकल्स लाइट होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है। अभी आपको मैंने ये सारा बताया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन हो जाता है। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब डाउन होता है तो दोबारा उसको फिलअप करने के लिए नीचे से और पार्टिकल्स जो है वो एवापोरेट होकर ऊपर आना शुरू करते हैं और जब ये बहुत अच्छी तादाद में बिल्टअप होना शुरू हो जाते हैं अच्छा खासा, तो जमीन आपको पता है ये रोटेट भी करती जा रही है, ये हमारी जमीन रोटेट कर रही है, वो उनको भी जो है ना साथ साथ ड्रैग करती है और ये सारी चीजें जब मिक्स होना शुरू हो जाए तो एक साइक्लोन की शक्ल अख्तियार कर जाती है। तो वो साइक्लोन जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर आते हैं, बल्कि ये इतने डैमेजिंग होते हैं कुछ जगहों पर, ये बहुत सारी अमलाक को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कन्वेक्शन। ये भी कन्वेक्शन की वजह से ही पॉसिबल हुआ। क्या हुआ, वार्म पार्टिकल्स ऊपर की तरफ आए और वो कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, वो क्लाउड में शामिल हुए, लेटेंट हीट की वजह से थोड़ा टेम्परेचर वार्म हुआ, टेम्परेचर वार्म होने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, नीचे से मजीद पार्टिकल्स ऊपर गए और मजीद पार्टिकल ने उनकी जगह ली और जमीन की स्पिन ने उसको मजीद हेल्प की और उनके अंदर रोटेशन पैदा होनी शुरू हुई और वो रोटेशन साइक्लोन की शक्ल अख्तियार कर गई। तो साइक्लोन और हरिकेन्स बहुत सारी जगहों पर उनकी एक मेन रीजन ये भी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो कन्वेक्शन का था टॉपिक, ये अपने अख्ताम को पहुंचा। मैं रेडिएशन के लिए एक अलहदा आपकी वीडियो बनाऊंगा, तो दो आपको इसमें बताए हैं, एक इसमें एक कंडक्शन भी था, रेडिएशन भी था। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए आपसे खुदा हाफिज़ चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।